ओके। तो जो लास्ट क्लास में किया था अब उसके आगे करेंगे। लास्ट क्लास में हमने समझा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब हम करेंगे रीजंस फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। फॉर द लॉ ऑफ ठीक है। सो इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस देयर वर थ्री फेजेस, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। सबसे पहले आता है आपका फेज वन विच वॉज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों थे? ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में था टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस। एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड। या सो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस। जो हमने रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल करा था, फर्स्ट वाला फेज वन, हम उस रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से ही समझेंगे। वेर जब एक लेबर, एक रेस्टोरेंट ओनर खुद काम कर रहा था, तब मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जब वो खाना बनाता था 5 मिनट में, जो मैंने बताया था 4 बजे ऑर्डर आया, 4-5 तक उसने खाना बनाया। उसके बाद 4-5 से 4-10 तक का टाइम, 5 मिनट उसने वेस्ट करे उसको पैक करने में, डिलीवर करने में, काउंटर पे जाने में, वापस आने में, नेक्स्ट ऑर्डर लेने में। उस 5 मिनट में एक फिक्स फैक्टर था हमारा किचन, और उसमें लगा हुआ जो बर्तन था जिसमें खाना बनता है, जो कुकवेयर था, वो वेस्ट हो रहा था। मतलब देयर वॉज पोटेंशियल ऑफ यूजिंग दैट किचन एंड मेकिंग अनदर प्लेट इन दोज 5 मिनट्स, बट वो वेस्ट हो रहा था। मतलब जब एक अकेला लेबर होता है और वही सब कुछ काम करता है, तो जो फिक्स्ड फैक्टर है वो कंप्लीटली या फुली यूटिलाइज नहीं हो पाता। जैसे ही आप सेकंड लेबर लाते हो, उस सेकंड लेबर की वजह से आउटपुट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। व्हाई? बिकॉज देर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, बिकॉज अब बार बार 5 मिनट के लिए वो फिक्स फैक्टर जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा। So one reason is better utilization of fixed factor. So when you put initially more variable factors, तो इनिशियली क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर बहुत कम है। मतलब उस मशीन पे या उस पर्टिकुलर किचन में 2 लोग 3 लोग काम कर सकते हैं, तभी उसका फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगा। लेकिन आपने क्या करा हुआ है कि एक इंसान से काम करवा दिया, जिसकी वजह से उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो देयर इज बेटर और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एंड एक और होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इसका लॉजिक ये है कि पहले एक ही इंसान सारे काम कर रहा था। शेफ भी वही था, सर्व भी वही कर रहा था, क्लीन भी वही कर रहा था, पैसे भी वही कलेक्ट कर रहा था। सो वन पर्सन डूइंग 4-5 जॉब्स, जिसकी वजह से वो किसी भी काम में एफिशिएंट नहीं था। बट जब धीरे धीरे दूसरा लेबर आया, तीसरा लेबर आया, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले, वो क्या हुआ कि अब एक इंसान सिर्फ शेफ है, एक इंसान सिर्फ काउंटर पे बैठा है, और एक इंसान सिर्फ पैकिंग कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है और सर्व कर रहा है। तो सब लोग एक ही काम कंटिन्यूअसली बार बार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनकी स्पेशलाइजेशन बढ़ गई है। तो जब आप एक ही काम करते रहते हो, rather than doing multiple jobs, if you focus on one subject, जैसे अगर आप 4 सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो शायद चारों ढंग से ना हो पाए। लेकिन अगर आप पूरा दिन यही एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल इंक्रीज। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज बेसिकली इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है। सो दीज आर टू मेन रीजंस व्हाई देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स to a factor, why total product first increases at an increasing rate. ठीक है। अब आता है फेज टू, जो बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या है
कि टोटल प्रोडक्ट increases at a diminishing or decreasing rate and marginal product falls. So total product increases at decreasing rate. ठीक है, अब ना एक एग्जांपल समझो एक मशीन का. ठीक है, सपोज एक मशीन है which can work best for 20 hours. ठीक है, और जो लेबर है, एक लेबर लेट्स से एक दिन में उस मशीन पे 4 घंटे काम करता है. ठीक है, 1 सेकेंड. ओके, सो लेट्स से एक लेबर एक दिन में 4 घंटे के लिए काम करता है. ठीक है, अब उस मशीन पे जब एक ही लेबर है, ठीक है, अभी उस मशीन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है काम करने का. वो दिन में मशीन चल सकती है 20 घंटे और एक लेबर उसमें 4 घंटे काम करता है. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट लेबर आया, 4 घंटे काम करा, 1 घंटे मशीन को रेस्ट मिला. सेकंड लेबर आया, 4 घंटे काम करा, मशीन को रेस्ट मिला. तो ऐसे अगर देखा जाए दिन में आप 5 लेबर यूज कर सकते हो फॉर दैट मशीन. 4 घंटे काम हुआ, 1 घंटे रेस्ट. 4 घंटे काम हुआ, 1 घंटा रेस्ट. 4 घंटे काम हुआ, 1 घंटा रेस्ट. 4 घंटे काम हुआ, 1 घंटा रेस्ट. ठीक है ना, तो 1 2 3 4, 4 घंटे काम हुआ, 1 घंटा रेस्ट. 1 2 3 4, चुप, फिर वो वापस आ जाएगा. ठीक है, ऐसे 24 घंटे वो मशीन चलती रहेगी और उस मशीन पे काम होता रहेगा और हर बार आफ्टर एवरी 4 आवर्स उस मशीन को रेस्ट मिलता रहेगा. इसको बोलते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन. ठीक है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. मतलब वन मशीन कैन वर्क बेस्ट विथ 5 लेबरर्स. तो 5 लेबर को आप एक मशीन दे दो, वो पूरा दिन 4-4 घंटे की शिफ्ट में उस पर काम करते रहेंगे और मशीन आपको मैक्सिमम पोटेंशियल देगी. दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन. बट अगर आप इसमें आप 6th लेबर ले आओगे, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मतलब जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था 1:5 का, वो आपने ब्रेक कर दिया और आप इसमें ले आए हो 6th लेबर. अब 6th लेबर के 4 घंटे कैसे एडजस्ट होंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अगर 6 लेबर काम करेंगे और हर एक लेबर 4 घंटे काम करता है तो 24 के 24 घंटे मशीन चलेगी. ठीक है, आपको दो लॉजिक बताता हूँ. अब अगर मशीन 24 के 24 घंटे चलेगी तो मतलब हर 4 घंटे के बाद मशीन को उसका रेस्ट नहीं मिल रहा. तो पहले 4 घंटे मशीन फ्रेश फ्रेश स्टार्ट हुई है, अच्छे से काम कर लेगी, फिर 4 घंटे और काम कर लेगी, 4 घंटे और काम कर लेगी. लेकिन ऑब्वियसली जब तीसरा, चौथा, पांचवा लेबर आएगा और मशीन पिछले 8 10 15 घंटे से चलती जा रही है, तो जो पांचवा और छठा लेबर आएगा तब तक मशीन को चलते हुए ऑलरेडी 15-16 घंटे हो चुके होंगे. वो बहुत ज्यादा हीट अप हो गई है. अब मशीन की एफिशिएंसी ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. जो 4 घंटे में जितना मशीन काम करती है ऑन एन एवरेज, जब उसको 1-1 घंटे का रेस्ट मिलता है, वो अभी उतना काम नहीं कर पाएगी 4 घंटे में, क्योंकि अब वो मशीन थक रही है. ऑब्वियसली इट इज अ मशीन, लेकिन वो हीट अप हो रही है, उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है बिकॉज मशीन को रेस्ट नहीं मिल रहा है. तो इसीलिए जो 6th लेबर आएगा उससे आउटपुट तो बढ़ेगी, लेकिन उस 4 घंटे में आउटपुट उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पहले 4 घंटे में बढ़ी या पहले 2-3 सेट में बढ़ी, पहले 4-4 घंटे के 2-3 सेट में, बिकॉज तब मशीन फ्रेश फ्रेश ऑन हुई थी, ठंडी थी और एफिशिएंटली वर्क कर रही थी. वो तो 10-12 घंटे चलते चलते मशीन एकदम थक गई है, वो हीट अप हो गई है कि वो स्लो हो गई है पीछे से, और इससे मशीन का वेयर एंड टेयर भी ज्यादा हो रहा है और मशीन जल्दी खराब भी हो जाएगी. इसीलिए द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट 6th लेबर विल बी पॉजिटिव but not as much as the contribution of the first, second and third labor. समझ आया? क्योंकि एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या हो गया है, हिट किल हो गया है. आया समझ? लॉजिक समझ आ रहा है? यस सर. हाँ जी भैया. ठीक है, या तो आप ये देख लो, या फिर अगर आप लेट्स से कि अभी भी आप मशीन को वो कर रहे हो, मशीन को रेस्ट देने की सोच रहे हो, आपने क्या करा कि मशीन का रेस्ट क्या कर दिया, आधा आधा घंटा कर दिया. ठीक है, 6 लेबर ही है. ठीक है, ऐसे दूसरा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 6 लेबर है और अपने मशीन को अब 1-1 घंटे के बदले आधा आधा घंटा रेस्ट दिया. तो आपने दिन में 4 घंटे रेस्ट दे दिया, 2 घंटे रेस्ट दे दिया, आधे आधे घंटे के 4 ब्रेक्स दे दी मशीन को, कि 24 घंटे तो मशीन चलती रहती, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से 24 घंटे चलती रहेगी तो मशीन तो 2 दिन में खराब हो जाएगी. जब आप आधे घंटे का रेस्ट दे रहे हो तो आप देखो क्या कर रहे हो,
6 लेबर आइडियली काम करने चाहिए 24 घंटे, लेकिन क्योंकि आप आधे घंटे का रेस्ट दे रहे हो, आपके पास 22 घंटे है, तो 6 लेबर का पोटेंशियल है टू वर्क फॉर 24 आवर्स, बट बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेशन आप उससे सिर्फ 22 घंटे काम करवा रहे हो, मतलब 2 घंटे का काम नहीं हो रहा। तो ऑटोमेटिकली जो 6 लेबर आ रहा है ना, 5 लेबर मिलके 20 घंटे काम कर रहे थे, जिसमें मशीन को 1-1 घंटे का रेस्ट भी मिल रहा था, और छठे लेबर के आने की वजह से टोटल काम 22 घंटे का हो रहा है, 24 का नहीं। तो एक लेबर आने की वजह से सिर्फ एक्स्ट्रा 2 आवर्स ऐड हो रहे हैं। पहले सब 4-4 घंटे काम कर रहे थे, 6 लेबर लेट से पहले सबने 4-4 घंटे काम करा है, 6 लेबर ने सिर्फ 2 घंटे काम करा। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट 6 लेबर ही इज वर्किंग ओनली फॉर 2 आवर्स, तो ऑब्वियसली उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिव होगा, बट उतना नहीं होगा जितना पहले 5 लेबर का होगा, बिकॉज वो उनसे कम काम कर रहे हैं अगर आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी रन करोगे। तो अल्टीमेटली जब भी आप ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ या रेशियो ऑफ 1:5 को ब्रेक करोगे, तो एफिशिएंसी गिरेगी, आउटपुट पॉजिटिव रहेगी, बढ़ेगी, बट नॉट एट द सेम रेट एट विच इट वाज इंक्रीजिंग अर्लियर। तो फर्स्ट रीजन है कि एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है। कहां गया, लिखा नहीं मैंने। फर्स्ट रीजन एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। और दूसरा होता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब देखो आप क्या कर रहे हो। सपोज आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट रन है, ठीक है, याद रखना अगेन इट इज अ शॉर्ट रन फिनोमेना, क्योंकि शॉर्ट रन है और आप और मशीन नहीं ला सकते हो, आप क्या कर रहे हो, मशीन बढ़ाने के बजाय लेबर बढ़ाए जा रहे हो। अब लेबर इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मशीन, rather than bringing one extra machine आप 15 न्यू लेबर ले आए, मतलब आप ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, बिकॉज इन ऑर्डर टू चेंज प्लांट एंड मशीनरी और इन ऑर्डर टू डेवलप अनदर प्लांट एंड मशीनरी यू वुड रिक्वायर लॉन्ग पीरियड, मतलब 1 साल। आपके पास वो टाइम नहीं है, तो आपने क्या करा कि फॉर द टाइम बिंग, जब तक नया प्लांट नहीं आता, आप एक्सेस लेबर लगाओगे। अब आप मशीन के बदले लेबर से काम तो करवा सकते हो, बट लेबर एंड मशीन आर सब्स्टिट्यूट, बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। एक लेबर मशीन के बदले काम कर सकते हैं, लेकिन मशीन की जितनी एफिशिएंसी नहीं आ सकती और मशीन वाली क्वालिटी एक लेबर नहीं ला सकती। तो rather than bringing वन मशीन, आप 10 लेबर ले आए, एक मशीन के बदले 10 लेबर ले आओ, वो 10 लेबर मशीन जितना आउटपुट नहीं बना पाएंगे जितनी एफिशिएंटली और जिस रिफाइनमेंट और क्वालिटी से मशीन बना पाएगी। सो लेबर एंड मशीन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर आर सब्स्टिट्यूट्स, बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, दे आर imperfect substitutes of each other, because labor जो है वो मशीन को substitute कर सकती है only up to a particular limit, beyond that limit वो imperfect substitute बन जाती है। yes or no? तो लेबर लाने की वजह से आउटपुट तो बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ सकता जितना एक मशीन से बढ़ना चाहिए। आए समझ? हाँ जी भैया। यस सर। ठीक है। नाउ फेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स, ये हम कर चुके हैं। वैसे नेगेटिव रिटर्न्स का फर्स्ट मेजर रीजन है कि फिक्स्ड फैक्टर की ना एक लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 6th लेबर ले आए, 5th लेबर ले आए, अब एक लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, वो जो किचन वाला एग्जांपल था, उस किचन में सिर्फ एक बारी में तो एक ही शेफ काम कर सकता है। अगर आप 2 शेफ लगा दोगे, उससे आउटपुट तो निकलेगा नहीं, एक शेफ खाली बैठा रहेगा। इनफैक्ट 2 लोग होंगे, उनके आपस में बहस होगी, उनके आपस में बात होगी, वो शायद लड़ेंगे कि तू काम कर, मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, पिछले 10 प्लेट मैंने बनाई है, तूने कुछ नहीं करा, और आपका टाइम वेस्ट ही होगा। So even if you keep on adding more and more variable factors on the given fixed factor, because of limitation of fixed factor, आपकी आउटपुट बढ़ने के बजाय गिरना शुरू हो जाएगी। क्यों? उसका क्योंकि दूसरे से हम कनेक्ट कर देते हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स बहुत पुअर हो जाता है। ओवर क्राउडिंग हो जाती है बेसिकली। उस ओवर क्राउडिंग की वजह से जो एफिशिएंसी है ना ऑफ वेरिएबल फैक्टर वो फॉल हो जाती है, क्योंकि जो शेफ पहले 5 घंटे लगातार काम कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा है, दूसरे वाले से बहस कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, रेस्ट पीरियड ले रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर फॉल्स। सो जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ने के बजाय घट जाती है। सो दीज आर द रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है,
मैं आपको एक आंसर भेजूंगा प्रॉपर, वो मतलब 2 क्वेश्चन का एक आंसर होगा, आपको बता दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से यहाँ लिखना और ये क्वेश्चन आएगा तो ये इंक्लूड करना, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो हमने वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तरह ही है, बस इसमें ये होता है मार्जिनल प्रोडक्ट देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम टोटल प्रोडक्ट लिखते हैं, टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन फॉल्स। लेकिन जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, एज द वर्ड सजेस्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मतलब रिटर्न्स गिरते हैं। जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट है, पहले वाले का 10 था, फिर 20 था, फिर 15 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -4 हुआ, ये था हमारा, अगर आपको याद है, मार्जिनल प्रोडक्ट। सो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स व्हिच स्टेट्स दैट व्हेन more and more units of variable factor are employed on a given fixed factor, marginal product of variable factor falls। वो आपने देखा है कि वो बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट falls। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट 2 चीजें हैं, ध्यान से समझना, और ये चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक उतना ही हो पाएगा, थ्योरी वाला पार्ट ही हो पाएगा। ओके, एक तो रिलेशन है बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, जो कि हम कर चुके हैं, बस ऊपर ऊपर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके लिए बस हमें डायग्राम बनाना है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है ऑलमोस्ट। सो हमें पता है ये पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, उसके बाद गिरना स्टार्ट हो जाता है। और इसी ये क्यों होता है, क्योंकि इसका ये फेज होता है, यहाँ से एंगल चेंज करा है इसने। सो फेज 1 में मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीजिंग होता है, फेज 2 में डिक्रीजिंग होता है, फेज 3 में, फिर 2 में 0 होके वो नेगेटिव चला जाता है। सो ये टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट, फेज 1, फेज 2, फेज 3, यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, और यही है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट। सो फर्स्ट है व्हेन MP rises, total product increases at an increasing rate। फिर फेज 2, when MP falls, ठीक है, when MP falls and becomes 0, total product increases at a decreasing rate and reaches its maximum। और थर्ड है when MP becomes negative, total product falls। This is the relationship between total product and marginal product। ये जो सेकेंड वाला है उसको आप 2 में ब्रेक भी कर सकते हो। व्हेन एमपी फॉल्स, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर कर सकते हो व्हेन एमपी बिकम्स 0, टोटल प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम। तो 3 के बदले आप 4 भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रू फॉल्स आपके यहीं से आएंगे। ध्यान से समझना, 10-15 मिनट लग जाएंगे बस इसको समझाने में। रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। एक साथ बना रहा हूं और क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ढंग से समझना, समझ आ जाएगा, उससे समझ आ जाता है ना।
ये होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट, जो कि होता है इन्वर्टेड यू। आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इन्वर्टेड यू होता है, लेकिन वो ऐसे निकलता है थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होके, जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे होता है ना, वहां से उसको कट करके दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार फिर से बनाता हूँ ताकि और क्लैरिटी मिल जाए आपको। इन्वर्टेड यू शेप में पहले आपका एवरेज प्रोडक्ट, और इसके टॉप से उसे कट करता हुआ यहाँ पे ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझो, रिलेशन बाद में बताऊंगा, एग्जाम्पल समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, सपोज विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, उसका बैटिंग एवरेज देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से बनना। विराट कोहली ने 10 मैचेस में 500 रन्स स्कोर करे, तो उसका एवरेज रन्स क्या है? 50 रन्स पर मैच। यस और नो? ये समझ आ गया सबको? यस हाँ सर। जी भैया। ठीक हाँ है, जी भैया। अब हाँ ये है इसका एवरेज। अब याद रखना नेक्स्ट मैच में जो वो रन मारेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ रन बोल रहा हूँ, बाद में हम उसको रन को प्रोडक्ट कर देंगे और कुछ भी चीज नहीं होगा। अब 11th मैच में जो वो रन मारेगा ना, वो उसका मार्जिनल रन होंगे। ठीक है ना, वो होंगे उसके मार्जिनल रन। सपोज 11th मैच में ही स्कोर्स 60 रन, तो अब क्या हो जाएगा? मैचेस हो जाएंगे 11, रन हो जाएंगे 560, उसकी जो एवरेज रन हो जाएंगे वो जाएगा 560 बाय 11। 560 डिवाइडेड बाय 11 इज 50.9। 50.9। सो इफ यू नोटिस, जब उसके मार्जिनल रन्स, मतलब जो 11th मैच में जो रन मारे थे ना, वो थे इसके मार्जिनल रन्स। नेक्स्ट मैच में जो मारे वो था 60, और एवरेज क्या चल रहा था उसका? एवरेज चल रहा था 50। मतलब उसने नेक्स्ट मैच में अपनी एवरेज से ज्यादा रन मारे, और एवरेज रन्स थे उसके 50। सो उसकी एवरेज क्या हो गई? बढ़ गई ना। एवरेज क्या होगी? 50 से क्या होगी? 50.9। तो मतलब अगर उसकी एवरेज 50 है, और अगर नेक्स्ट मैच में वो 50 से ज्यादा रन मारेगा, तो ऑब्वियसली उसकी एवरेज बढ़ जाएगी। सो व्हेन marginal runs are more than average runs, average rises। yes or no? हाँ जी हाँ भैया। जी भैया। ठीक है, सिंपल यस मैथ्स, सर। मैथ्स और कुछ नहीं है। ठीक है, सेम चीज है, वो पहले ऊपर हमने केस 1 करा था। ठीक है, इसको आप बेस केस लेके रखो, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, रेड वाला। और अब केस 2 समझो। केस 2, अब सपोज अपने 11th मैच में ही स्कोर्स 40 रन्स। सब उसके टोटल रन्स हो जाएंगे 540, टोटल मैचेस हो जाएंगे 11, और उसके जो एवरेज रन्स है वो जाएंगे 540 बाय 11। 540 डिवाइडेड बाय 11, वो आ गया 49.09। सो इसका मतलब ये जो थे 40 रन्स, ये थे इसके मार्जिनल रन्स, और एवरेज इसकी चल रही थी 50 की। तो मतलब इसने जो अपने नेक्स्ट मैच में अपनी एवरेज से कम रन मारे हैं, मतलब इसके जो मार्जिनल रन्स है वो एवरेज रन से कम है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? इसकी एवरेज गिर गई है, 50 से हो गई है 49.09, मतलब इसकी एवरेज गिर गई है। सो सिंपल, अगर आप बेसिक मैथ से समझो, अगर किसी की एवरेज 50 चल रही है, अगर वो नेक्स्ट मैच में 50 से कम रन मारेगा, तो ऑब्वियसली उसकी एवरेज गिर जाएगी। सो व्हेन मार्जिनल इज लेस देन एवरेज, एवरेज विल फॉल। यस और नो? हाँ जी भैया। यस सर। हाँ जी भैया। केस 3, नाउ सपोज उसने 11th मैच में 50 रन ही मारे, तब उसके टोटल रन्स हो गए 550, टोटल मैचेस हो गए 11, अब उसकी एवरेज रन्स हो गए 550 बाय 11।
50. So जब उसके marginal runs मतलब runs in the next match are equal to his average runs, so average क्या उसका constant है, average क्या उसका constant. अगर उसकी एवरेज 50 चल रही है, नेक्स्ट मैच में 50 मारेगा, एवरेज 50 रहेगी, उससे नेक्स्ट मैच में 50 मारेगा, एवरेज 50 रहेगी. तो एज लॉन्ग एज इज मार्जिनल रन्स आर इक्वल टू एवरेज रन्स, एवरेज विल ऑब्वियसली रिमेन कांस्टेंट. तो अब मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ डायग्राम के थ्रू, फिर से वो समझो. उसी डायग्राम पे आ जाता है और एग्जांपल बस दिमाग में रखना. दिस इज एवरेज प्रोडक्ट, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट. अब इससे पहले देखो, जो डॉट लगा है ना, इससे पहले देखो. नाउ बिफोर दिस पॉइंट अगर आप देखोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है और एवरेज प्रोडक्ट कम है. ये सुनो, इससे पहले देखोगे मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट. तो अगर आप नोटिस करोगे व्हेन, सो फर्स्ट रिलेशन बनता है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट राइजेस. ठीक है, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ. इससे ग्रीन वाला जो मैंने मार्क करा है, इससे पहले देखो, इससे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से ज्यादा है, ग्रीन वाला मार्जिनल है, उसके नीचे वाला ब्लैक वाला एवरेज है. तो जब मार्जिनल ग्रीन वाला इज मोर देन एवरेज, तो आप देखो एवरेज क्या हो रही है, राइज हो रही है, एवरेज बढ़ती जा रही है. यस नो. सो हाँ जी फर्स्ट भैया. रिलेशन आ गया, व्हेन यस मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट राइजेस. दूसरा रिलेशन समझो. इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे देखोगे, ये मार्जिनल है और ये एवरेज है. ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, डार्क ब्लू कर रहा हूँ. ये मार्जिनल है और ये एवरेज है. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो अब मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट मैक्स है एंड कांस्टेंट है. वही एज लॉन्ग एज वो हर मैच में 50 रन मारता रहेगा, विच इज इक्वल टू एवरेज, उसकी एवरेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. सो इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे, जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बराबर है, तो एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा और अपने मैक्सिमम पे रहेगा, बिकॉज इसके बाद आगे जाके वो गिर रहा है. और थर्ड देखो, जब वो अपने एवरेज से कम रन मारेगा, मतलब वेर मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, मतलब विच इज बियॉन्ड दिस पॉइंट. कैसे देखो, लाइट ब्लू से दिखा रहा हूँ, लाइट ब्लू से. वन सेकेंड. या सो इस पॉइंट के बाद देखो, लाइट ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ आपको पहले मार्जिनल प्रोडक्ट, और उसके ऊपर है एवरेज, तो ऑब्वियसली मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट. अब मैं ब्लैक से कर रहा हूँ. मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट विच इज ब्लू. तो एवरेज क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, एवरेज गिर रहा है. सो एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स. yes or no, this is the relationship between average हाँ product जी and भैया. marginal product. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे ट्रू फॉल्स आएंगे. ठीक है, अगर आपको समझ भी आ गया ना, फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. ठीक है, ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को. ठीक है, लेट्स सी हु कैन कैच कि उस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है या क्या चीज मैंने बोली है आपको. क्वेश्चन है, एक सेकंड. मार्जिनल प्रोडक्ट always rises when average product is increasing. True या false? Let's say कौन बता ट्रू सकता ट्रू है? ट्रू. ट्रू. मुझे पता था सब ट्रू बोलेंगे. आंसर है false. ठीक है, अब समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना. ठीक है, ये वांटेड के सब गलत आंसर है ताकि आपको पता चले कि क्या किया था. याद रखना, ये जो अगले 3-4 चैप्टर करा रहा हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट, ये क्वेश्चन आप डायग्राम बनाए बिना नहीं करोगे. इवन इफ यू आर डेड श्योर अबाउट द आंसर, डू नॉट सॉल्व इट, डू नॉट राइट द आंसर, डायग्राम बना के विजुअलाइज करो. देखो बहुत ध्यान से.
एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब जो मैं पर्पल कलर से कर रहा हूँ ना, उस पोर्शन को देखो। आप देखो ये वाला पोर्शन ब्लू कलर से जो मैंने करा है, इसमें क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, जो ब्लू वाला पोर्शन है। यस सर। इस पोर्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, लेकिन अगर आप इसी के साथ देखोगे, जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, इसी टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट राइज कर रहा है, बट एवरेज प्रोडक्ट राइज कर रहा है। सो आंसर क्या है? फॉल्स। आंसर है फॉल्स। बताता हूं अब और एक्सटेंसिवली क्यों। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मैंने आपको बोला था कि एवरेज थी विराट कोहली की, जो एवरेज थी वो थी 50। अब बहुत ध्यान से देखना। सपोज 11th मैच में वो 60 रन मारता है, 12th मैच में वो 59 रन मारता है, 13th मैच में वो 57 रन मारता है। इन तीनों केस में देखो क्या होगा। ऑल्दो वो अगले हर एक मैच में पिछले मैच से कम रन मार रहा है, लेकिन हर बार एवरेज से तो ज्यादा मार रहा है ना। जी भैया। सो ऑल्दो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिर रहा है, बट इट इज स्टिल मोर देन एवरेज। तो उसका एवरेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल से करके देख लो। ये रहा। सो उसकी एवरेज थी 50, 10 मैचों में 500 रन मारे थे उसने, 6th मैच में उसने मारे 60 रन, तो 560 डिवाइडेड बाय 11, उसकी एवरेज हो गई 50.9। सॉरी, एवरेज होगी 50.9। अब देखो 12th मैच में उसने पिछले से कम मारे, लेट से 58 मारे, तो 560 प्लस 58, दिस इन 12 मैचेस। देखो एवरेज फिर भी बढ़ गई 51.5। अब लेट से नेक्स्ट मैच में उसने 56 रन मारे, तो पहले थे 560 प्लस 58, अब नेक्स्ट मैच में और कम मारे 56, मैचेस कितने हो गए 13, एवरेज फिर बढ़ गई 51.8। सो आप देख रहे हो कि वो हर मैच में पिछले मैच से कम रन मार रहा है, लेकिन फिर भी एवरेज बढ़ रहा है, इसीलिए कि चाहे वो पिछले मैच से कम मार रहा है, लेकिन वो एवरेज से तो ज्यादा मार रहा है ना। यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। बस ये लॉजिक समझना, हमें पूरा समझ आ जाएगा कि ऑल्दो इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, बस ये बहुत ट्रिकी पोर्शन है। ऑल्दो मार्जिनल इज फॉलिंग, ऑल्दो मार्जिनल इज फॉलिंग, बट इट इज स्टिल मोर देन एवरेज। है तो एवरेज प्रोडक्ट का जो कर्व है उससे ऊपर है। So even when marginal product is falling, there is a possibility that average product might rise as long as marginal product is more than average product. So even when marginal product is falling, average product may rise. But condition क्या है? As long as marginal product is more than average product. ये कंडीशन है। बस इसी के बेसिस पे आपसे 3-4 ट्रू फॉल्स और पूछूंगा। लेट्स से अब कौन आंसर, कंसेप्ट समझ आ गया ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी फंसोगे ना इस हाँ जी भैया। पोर्शन जो मैंने सर्कल करा ना, इस पोर्शन के बारे में सोचना। सो क्वेश्चन है नेक्स्ट, मार्जिनल क्वेश्चन है, एवरेज प्रोडक्ट कैन राइज even when marginal product starts declining. True या false? भैया ट्रू। फॉल्स। True, फॉल्स। ट्रू। true भाई, भैया ट्रू। ट्रू भैया। true। भैया ट्रू। अक्षत फिर से समझ, क्वेश्चन को फिर से रीड कर। उसने बोला है एवरेज प्रोडक्ट कैन राइज इवन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग। देख, देखो मैंने बोला डायग्राम के बिना आंसर नहीं करना है। ये रहा एवरेज प्रोडक्ट, ये रहा मार्जिनल प्रोडक्ट। उसने बोला है
व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। आप देखो मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, देखो ये पोर्शन था जो मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूँ, ये पोर्शन था जब मार्जिनल बढ़ रहा था। मार्जिनल प्रोडक्ट ना इस पॉइंट के बाद से स्टार्ट डिक्लाइनिंग, लेकिन अब देखो एवरेज प्रोडक्ट तब भी बढ़ रहा है, तो ये वही वाला केस हो गया ट्रू। बट कंडीशन है एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये ट्रू नहीं होगा। बिकॉज इस पोर्शन के नीचे अगर आप देखोगे, जब मार्जिनल गिरता है, मैं रेड से दिखा रहा हूँ, जब मार्जिनल गिरता है आइडियली एवरेज गिरना चाहिए, बट डिपेंड करता है कि वो मार्जिनल जो गिर रहा है वो एवरेज के ऊपर है या एवरेज के नीचे है। मतलब जो नेक्स्ट मैच में आप रन मार रहे हो, चाहे आप कम रन मार रहे हो, पिछले मैच से कम मार रहे हो, लेकिन एवरेज से तो ज्यादा मार रहे हो। ठीक है, ओके सर। समझ? ठीक है, एक और क्वेश्चन। एवरेज प्रोडक्ट will increase only when marginal product increases, true या false? फॉल्स। So डायग्राम बनाना, average product will increase only when marginal product increases। फिर से डायग्राम बना लो। गौतम ने आंसर दे दिया वैसे फॉल्स और फॉल्स ही आंसर, देखो सॉरी, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल, उसने बोला एवरेज प्रोडक्ट विल इंक्रीज ओनली व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। ऐसा नहीं है, देखो ये ब्लैक, ये एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है इस ब्लैक वाले एरिया में, लेकिन उसी एरिया में मार्जिन प्रोडक्ट तो गिर रहा है। सो इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। एवरेज प्रोडक्ट, सॉरी, so average product will increase only when marginal product increases false। average product, वही average product may increase even when MP falls, condition वही है as long as MP is more than AP। आगे समझ? यस सर। ठीक है, हाँ अब जी। इसको अच्छे से कॉपी करना, जो मैंने बोला है उसको अच्छे से रीड करना और ये रिकॉर्डिंग 2 बार सुनना, तभी ये क्लियर होगा। ठीक है, क्लास बस खत्म होने वाली है। अभी पूरा चैप्टर हमारी 3 रिकॉर्डिंग में है, मैंने तीनों